रात के 3 बजे का वक्त था, लेकिन फिर भी खिड़की से बाहर झांक कर देखने पर ऐसा लगता नहीं था कि इस वक्त शहर में बहुत सारी रोशनी चल रही थी। लेकिन कमरे में मौजूद लड़की काफी परेशान लग रही थी, जैसे किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। फिर थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक होने लगी। तुमने शायद मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि इतनी देर तक घर से बाहर मत रहा करो, लेकिन तुम्हें तो शायद मेरी बात किसी बात का असर ही नहीं होता। कितनी बार तुम्हें समझा चुकी हूँ कि शहर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शाम से पहले घर वापस आ जाया करो। लेकिन तुम शाम तो दूर की बात, तुमने तो आधी रात भी घर से बाहर गुजार दी है। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान थी। कितनी बार तुम्हें फोन किया, तुम्हारा फोन भी बंद था। अरे, ऐसा भी क्या हो गया था कि आज इतना गुस्सा? हाशिम भाई से तो झगड़ा नहीं हो गया? उनका गुस्सा तुम पर ही उतार रही हूँ। एमन में मजाक नहीं कर रही, और ना ही ये चीज मजाक है। तुम्हारे भले के लिए ही समझाती हो, लेकिन तुम तो मेरी बात तो सुनती ही नहीं है। जारा गुस्से से अपने कमरे की जानिब जाने लगी, जब एमन भाग कर उसके सामने आ गई। अच्छा अच्छा, सॉरी यार, मान रही हूँ अपनी गलती। वहां पर टाइम का पता ही नहीं चला। और तुम्हें तो पता है ना, ये शादी के फंक्शन में इस कदर शोर शराबा होता है कि मुझे फोन बजने का भी पता नहीं चला। सच्ची में मैं 2-3 दफा आने की कोशिश की थी, लेकिन सानिया ने मुझे रोक लिया, ये कहकर कि अभी थोड़ी देर और रुक जाओ। और मैं उससे नाराज तो नहीं कर सकती थी ना। और मैं कौन सा रोजाना उस तरफ घर लौटती हूँ। बस आज मेहंदी का फंक्शन था, इसलिए देर हो गई। और ऐसे शादी ब्याह के मौका पर देर हो ही जाती है। सानिया अगर तुम्हें अपने घर रुकने के लिए कहती तो क्या तुम उसके घर भी रुक जाती? नहीं यार, ऐसी भी बात नहीं है। और मुझे तो समझ ही नहीं आती कि आखिर तुम्हें सानिया से मसला क्या है। इतनी अच्छी लड़की है, तुम खामखा उसके बारे में गलत सोचती हो। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचने का। वो लड़की मुझे पहले ही दिन से कुछ अजीब सी लगती है। देखो हेमंत, मेरे लिए तुम मेरी बहनों की तरह, इसलिए मैं तुम्हें समझाती हूँ। लोग किस तरह के दिखाई देते हैं वही जानते हैं। तुम अच्छे तरीके अच्छी हो, साफ दिखती हो, से सबको अच्छा समझती हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए कोई। सारा उसे अपने साथ बिठाकर एक मर्तबा फिर से समझाने लगी, जबकि कहीं दूर उसे भी ये मालूम था कि एमन एक कान से उसकी बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देगी। एमन हमेशा से ही ऐसा ही करती थी। उसने अपनी जिंदगी में जैसे कभी किसी चीज को सीरियस लिया ही नहीं था। लेकिन जारा फिर भी हर बार उसे समझाने बैठ जाती। अच्छा ना, ठीक है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे तो सोने जा रही हूँ मैं। तुम भी जाकर सो जाओ। ऐसे बिला वजह मेरे लिए परेशान ना हुआ करो। तुम्हें पता है ना, मैं अपना ख्याल अच्छी तरह से रख सकती है। जारा की परेशानी कम हो गई थी क्योंकि ऐमन घर आ गई थी, इसलिए वो भी खामोशी से अपने कमरे में चली गई। ये 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट था, जो कि किराए का था। जारा और ऐमन दोनों ने मिलकर यहाँ रहती थी। जारा किसी दूसरे शहर से यहाँ रहने के लिए आई थी, और ऐमन अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद किसी सहेली के साथ रहती थी। और फिर 2 साल पहले उनका भी इंतकाल हो गया, जब ऐमन ने किराए के घर में रहना शुरू कर दिया। क्योंकि अपनी अम्मी की जिस सहेली के पास वो रहती थी, उनके बढ़ने के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनका घर खाली करवा कर बेच दिया था। इसलिए मजबूरन एमन को भी अपने लिए कोई और जगह तलाश करनी पड़ी। एमन ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी, इसलिए नौकरी करके अपने सारे खर्चात खुद उठा लेती। कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश रहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि खुश रहना इंसान के अपने इख्तियार में होता है। जल्दी जल्दी भागो, निकलो यहाँ से, कोई भी पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। आसपास गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वो शख्स मुसलसल कुछ बोले जा रहा था और उसके साथ ही भाग रहा था। भागते भागते आखिरकार वो एक खाली बिल्डिंग में पहुंच गया था, जब दूर से गोलियों की आवाज आना भी बंद हो गई थी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि ये बहुत रिस्की काम है। पुलिस के बंदे हर वक्त आसपास फिरते रहते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अगर आज तुम पकड़े जाते तो सारा बनाया हुआ खेल बिगड़ जाता। उस शख्स के वहां पहुंचने से दूसरा शख्स पहले से वहां मौजूद था। भागता हुआ उसके पास आया और उसे बाजू से पकड़कर बिठाया, क्योंकि उसके बाजू पर गोली लगी थी, जिससे तेजी से खून बह रहा था। अगर हम इसी तरह से डरते रहेंगे तो कभी भी अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे।
और हमारा काम ऐसा ही है। डर को एक तरफ रखते अपनी जान को हथेली पर रखकर काम करना पड़ता है। अगर जान की परवाह करेंगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी? लेकिन इस तरह सब कुछ जानते हुए भी वहां पहुंच जाना बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे काम में जितनी बहादुरी जरूरी है, उससे ज्यादा अक्लमंदी भी जरूरी है। अगर जज्बात से काम लोगे तो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। शुक्र करो कि तुम उनके हाथ नहीं लगे, वरना जानते हो कि क्या हो जाता। इस बात की फिक्र छोड़ो, तुम इस इलाके की सारी पुलिस भी मुझे मिल जाए तो पकड़ नहीं सकती। वो तो फिर चंद आदमी थे। शख्स ने अपनी शर्ट उतार दी थी और अब अपने बाजू से निकलते हुए खून को देख रहा था। गोली लगने के बावजूद भी उस शख्स के चेहरे पर जरा सी तकलीफ के आसार नहीं थे। वो बिल्कुल पुरसुकून और मुतमईन बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिखाओ मुझे, गोली लगी है, तुम्हारे खून भी इतनी तेजी से बह रहा है। चलो जल्दी करो, हमें फौरन यहाँ से निकलना है। दूसरे शख्स ने जैसे ही उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। एक मामूली सी गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। अपनी शर्ट को मजबूती से अपने बाजू से बांधकर वो अपनी गन हाथ में पकड़े उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये सब क्या है अमन? तुम फिर से इतनी सारी किताबें उठा कर ले आई हो, जैसे पैसे तुम इन किताबों को खरीद पर लगाती हो ना। अगर तुम खुद पर लगाओ तो क्या ही अच्छा हो। लेक्चर बाद में थे ना, अभी मेरी हेल्प कराओ, जल्दी पकड़ो, नहीं तो आधी किताबें नीचे गिर जाएंगी। एमन जो अभी बाहर से आई थी अपने साथ ढेरों किताबें उठा लाई थी। वो कोई कोर्स की किताबें नहीं थी, बल्कि वो नॉवल की किताबें थी जिसकी एमन दीवानी थी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम ये नॉवल पढ़ पढ़ के ना पागल हो जाओगे। इन सारी चीजों की हकीकत दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। तुम्हें ये बात पता नहीं क्यों समझ नहीं आती। मुझे मालूम इन सब बातों का हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है। मोहब्बत भी तो असल जिंदगी में होती है ना, तो फिर ये कहानियां भी तो सच हो सकती है। और क्या बता, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा हीरो आ जाए जो मुझे इन सारी चीजों से बहुत दूर अपनी दुनिया में ले जाए। हाय अल्लाह जी, अगर ऐसा हो जाए तो कितना मजा आएगा। इसीलिए तुमसे कहती हूँ ये नॉवल कम पढ़ा करो। हकीकत की दुनिया में कोई हीरो नहीं होता, इंसान को सब कुछ खुद करना पड़ता है। और हम ये जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा होता है। उफ अल्लाह, एक लड़की तुम पता नहीं क्या चीज हो। तुम्हारे अंदर कोई जज्बात वगैरह है भी या नहीं? हर वक्त समझने में लग जाती है। यार कभी बंदा कोई मोहब्बत की बात करता है, लेकिन नहीं, तुम हमेशा मेरे दिल जलाने वाली बातें करती हो। तुम्हारा वो इसलिए क्योंकि मैं हकीकत पसंद तुम्हारी तरह इन कहानियों की दुनिया में नहीं जीती। अब उठो और पहले खाना खा लो, इससे पहले कि तुम ये फजूल सी कहानियां पढ़ने बैठ जाओ। यार ऐसे तो मत कहो। तुम्हें पता है ना, ये नॉवल ही तो मेरे जीने का वाहिद सहारा है। तुम्हें पता है, जब मैं कोई कहानी पढ़ती हूँ तो मैं उसमें जब इस कदर खो जाती हूँ तो मैं अपनी तन्हाई का भी एहसास मुझे नहीं होता। देखो मेरे पास कोई रिश्ता नहीं, ना ही कोई मेरा अपना है, लेकिन फिर भी मैं खुश रहती हूँ, जिंदगी को जीती हूँ। और ये सब कुछ नॉवल के किरदारों की वजह से है, जो मुझे नई नई चीजें सिखाते हैं, मुझे जीने के नए नए तरीके सिखाते हैं। अगर वाकई में ये सब मेरी जिंदगी में ना होता तो मैं कब की तन्हाई से तंग आकर शायद पागल हो चुकी होती। अच्छा बस ठीक है, जब तुम खुश हो, लेकिन पहले आकर खाना खा लो। जहरा ने बात को ही खत्म कर दिया था। बेहतर यही समझा था, क्योंकि वो जानती थी कि ईमान अब माजी की बातें सोचकर उदास हो जाएगी। इसलिए उसने मजीद इस बारे में कोई बात नहीं की और ना बेहतर समझा, और बात को यही छोड़कर वो उठ गई। एमन भी चुप गई और बड़े शौक से देखने लगी। आज उसकी खुशी का इंतहा ना थी। आज वो अपनी पसंद की ढेर नॉवल खरीद कर लाई थी। अब उसका पूरा एक महीना तो बहुत आसानी से गुजरने वाला था। अरे ये क्या, ये किताबें तो पूरी खाली है, लेकिन ये एक पेज पर क्या लिखा हुआ है? ये तो मुझे किसी चीज का कोई कोड लगता है। एमन अपनी सारी किताबें खोलकर देख रही थी जब एक किताब उसके सामने आई जो पूरी की पूरी खाली थी, लेकिन बीच में कोई कोड लिखा हुआ था। मेरे तो ये काम की नहीं है, अब इसका क्या करूं? कल जाकर दुकान वाले को वापस कर देती हूँ, लेकिन मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मुझे तो कल बहुत सारे काम करने हैं, और शॉप से भी तो अब इतनी दूर बाहर बार जाना ना पड़े। इसलिए इतने सारे नावल एक साथ उठा कर लाई, वो भी इतनी मुश्किल से। अब क्या करूं? चलो खैर कोई बात नहीं, हो सकता है प्रिंट होने में कोई मसला हो गया हो, और प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए सारे बीच में ही खाली है।
उनको बाकी सारी किताबों के साथ स्टोर रूम में रख देती हूँ। फिर जब वक्त मिलेगा तो जाकर दुकान वाले को वापस कर दूंगी। यही ठीक है। और मैं जब भी किताबें लेकर आती तो पुरानी किताबों को एक बदले बड़े से डिब्बे में डालकर स्टोर रूम में रख देती थी। और फिर जब भी उसका दिमाग का दुकान का चक्कर लगता तो वो दुकान वाले को पुरानी किताबें वापस दे देती और आज भी नई किताबें लेकर आ जाती थी। इसलिए अपने कमरे में से पुरानी सारी चीजों को उस डिब्बे में निकाल रही थी, सारी नई किताबों को कमरे में सेट कर रही थी। इसी दौरान ऐसी किताब पर लिखा हुआ कोड पढ़ रहा था और वो इसे गैर जरूरी समझकर उन्हीं किताबों के साथ डिब्बे में डालकर स्टोर रूम में रख दिया था, क्योंकि उसके नजदीक ये किताब उसकी किसी काम की ना थी, मगर वो किसी और के लिए किस कदर जरूरी थी। एमन अब इस बात से वाकिफ रही थी। साहिब जी माफ कर दे, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। कल दुकान पर मेरा बेटा था, उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आप मेरा यकीन करो, मैंने इस किताब को दुकान के आखिरी कोने पर रखा था। वहां तो किसी की भी नजरें नहीं जा सकती थी। मुझे नहीं मालूम कि कैसे किसी की इस पर नजर पड़ गई और कोई इस किताब को ले गया। दुकानदार हाथ बांधे कांप रहा था, जबकि सामने खड़ा शख्स उसे गिरेबान से पकड़े खड़ा था। उस शख्स की आंखों में इस कदर वहशत थी कि जैसे अभी वो इस शख्स की जान से मार देगा। तुम्हें माफी नहीं चाहिए, मुझे वो किताब चाहिए हर हाल में। तुम्हारे बेटे ने दी है या जिसने भी दी है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। शाम होने से पहले पहले अगर वो किताब मुझे वापस ना मिली तो तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की लाश में किसी को भी नहीं मिलेगी। मैंने ये काम तुम्हारे जिम्मे लगाया था। सब कुछ जानते बूझते भी तुमने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? तुम जानते भी हो, अगर वो किताब किसी दुश्मन के पास चली जाए, उस पर लिखा हुआ कोड एक लम्हे में हमें बर्बाद कर देगा। साहिब, मैं पिछले 5 साल से आपके साथ काम करा, पहले कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। आपका माल बाहिफाजत आप तक पहुंचा देता था। ये पहली मर्तबा हुआ है, और वो भी इस वजह से कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मेरे बेटे ने जबरदस्ती मुझे घर भेजा और मैं बस 1 घंटा के लिए घर गया था और इसी वजह से वापस आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि 1 घंटा में ही ये सब कुछ हो जाएगा। सलीम, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे वो कोट हर हाल में चाहिए। कुछ भी करो, अपने बेटे से पूछो कि कौन आया था दुकान में, कौन लेकर गया। बस मुझे उस शख्स का नाम बता दो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। साहिब, आप फिक्र मत करें, मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड रहता है। अभी पता चल जाएगा कल दुकान से कौन किताबें खरीद कर लेकर गया था और वो किताबें किसके पास है। तो इतनी देर से क्या मैं फजूल बकवास कर रहा हूँ जो तुम खामोशी से बैठकर सुन रहे हो? पहले नहीं बता सकते थे क्या? ऐसे खामखा मेरा वक्त जाया कर दिया। वो जल्दी करो, और तुम्हारे पास 5 मिनट है। जल्दी जल्दी मुझे उस शख्स का नाम, पता, उसका एड्रेस, सब कुछ चाहिए। जी साहब जी। सलीम एक नजर अपने सामने बैठे उस शख्स को देखता रहा और दोबारा से रजिस्टर पर झुक गया। तलाश करने लगा था जब उसका बेटा भी एक तरफ खड़ा नहायत घबराया हुआ था, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि ये कौन लोग थे और ये सब कुछ क्या कर रहे थे। वो दो लोग अपने बाप को देख रही थी, जो बार बार परेशानी से अपना पेट साफ कर रहा था। आज मुझे बहुत सारा काम है, इसलिए हो सकता है मुझे आज आने में थोड़ी सी देर हो जाए। तुम परेशान मत होना और सो जाना। मेरे पास दूसरी चाबी है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। एमन, मैं तुम्हें पहले भी कितनी मर्तबा समझा चुका हूँ कि शहर के हालात ठीक नहीं है। आई थिंक कोई ना कोई खबर सुनने को मिलती है। जो भी काम करो वापस आ जाना। जब तक तुम घर वापस नहीं आ जाती मुझे परेशानी रहती है। फिर अच्छा अच्छा मेरी माँ, आ जाऊंगी। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं चली जाऊं। एमन ने जिस अंदाज से अदब से सर झुकाए जारा से जाने की इजाजत मांगी, उसका ये अंदाज देख कर जारा की भी हंसी छूट गई थी। वो ऐसी ही थी, एक लम्हे में दूसरों का मूड बदल के रख देने वाली। जारा की बेरंग जिंदगी में एमन की वजह से ही रौनक आई थी। कभी कभी खुद को जारा उसे देखकर बहुत हैरान होती थी। अपनों को खोने के बाद भी वो लोग जिंदगी से मायूस नहीं हुई थी वो, और ना ही इसमें जीना छोड़ा था। वो ना सिर्फ खुद खुश रहती मगर जिंदगी में भरपूर तरीके से जीती भी थी। मगर जब दूसरों को भी खुश रखती थी और अपने साथ लोगों को भी खुश रखना सिखाती थी। और एमन की आदत जरा सबसे ज्यादा मुख्तलिफ थी। हाँ, हमें जाओ, वो जल्दी से कहकर रुका था। बस ये कहकर वो जल्दी से लौट आया था।
और अगर मैं घर वापस ना आई तो फिर? ये कैसा फजूल सवाल कर रही है अमन? मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे इस किस्म की बातें मत किया करो। सारा को तो इसकी बात सुनकर ही गुस्सा आ गया था। अरे यार, मजाक कर रहे हो, मैंने कहा जाना है, शाम होने से पहले आ जाऊंगी, पक्का, सच्ची। ईमान जल्दी जल्दी अपनी जरूरियात जिंदगी का सामान उठाकर कमरे में से बाहर निकल गई। जारा ने भी अपना बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। ये मैं कहाँ हूँ? एमन होश में आते ही इधर उधर घूमने लगी। ये एक छोटा सा बंद कमरा था, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अपने कमरे में थी ना। थोड़ा सा सोचने पर उसे याद आ गया था कि जब वो अपने कमरे से निकलकर थोड़ा आ गई तो एक स्याह रंग की बड़ी सी गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। और गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसमें से एक नकाबपोश बाहर निकला, जिसने ईमान के करीब आते उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा कर ले गया। और उसके बाद उसे कुछ याद आई। हाय लजी, ये क्या हो गया? मैं भी नवल की दुनिया से अगवा हो गई हूँ। बिल्कुल, लेकिन किसी नॉवल की हीरोइन की तरह नहीं। ये आवाज सुनकर ईमान ने फौरन नजरें उठाकर जब सामने देखा तो एक खूबसूरत सा नौजवान उसके सामने बैठा था और मुसलसल उसे देख रहा था। आप हीरो हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है जैसे नॉवल में हीरो हीरोइन को अगवा करके पास ले जाता है। क्या आप मुझे भी यहाँ से लेकर आएंगे? क्या आप भी मुझे यहाँ से ले आएंगे? आदिल को तो अपने सामने बैठी लड़की पागल लगी। इस किस्म की फजूल बातें करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी और मैं ये समझूंगी कि तुम कोई आम पर लड़की हो और मैं यकीन भोली भाली सी और मासूम लड़की? तो ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला। इसलिए नाटक बंद करो और अगर अपनी जिंदगी की परवाह है तो जो जो मैं पूछ रहा हूँ खामोशी से उसका सच सच जवाब दो। आदिल को यही लगा कि ये लड़की खुद को मासूम साबित करने के बाद ऐसी उल्टी सीधी हरकत पेश करेगी। बस मैं झूठ नहीं बोलती। वो किताब कहाँ है? आदिल का सवाल सुनते पहले तो ईमान काफी हैरत हुई। कौन सी किताब? देखो लड़की, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ। आप बिना वक्त जाया किए कि मुझे फौरन से बताओ कि वो किताब कहाँ है। अरे जब तक आप बताएंगे नहीं कौन सी किताब तो मैं कैसे ढूंढ सकूंगी? अब देखें, दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, आपको कौन सी किताब चाहिए? मुझे क्या मालूम? मैं इसी किताब की बात कर रही हूँ जो तुम सलीम की दुकान से खरीद कर लाए थे। अच्छा, और तुम्हें कैसे किसने कहा कि मैं नॉवेल्स की दुकान चला रहा हूँ? शक्ल से तो आप इतने गरीब नहीं लगते। नॉवल की किताबों के लिए आपने मुझे अगवा कर लिया। आपको भी नॉवल पढ़ने का इतना शौक था? एमन तो अपनी पूरी आंखें खोलकर उसे देख रही थी। एमन वो शख्स कोई आम शख्स तो नहीं लग रहा था। अच्छा खासा बॉडी बिल्डर था, उली से भी काफी समझदार लगता था। और वो जो चीज मुझे बुरी लगती है ना, मैं उसे खत्म करने में एक लम्हा भी नहीं लगाता। सामने रखी वो इसका मकसद बना रही थी और एमन ने, लेकिन वो कुछ कहाँ डरने वाली थी। तो ये ऐप ऐसे कहते हैं क्या? क्यों बता रहे हैं? और गिन तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आपको लगता है कि मैं इससे डर जाऊंगी। एक तो मुझसे मेरी किताबें मांग रहे हैं और जाहिर ऐसे कर रहे हैं जैसे अगर कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर हो। एक कहते ही अमन अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी थी। आदिल को वाकई में उस लड़की का ज़हनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं लगा। देखो लड़की, मैं आखिरी बार तुमसे आराम से पूछ रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना तुम्हारी सोच है कि मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं तुम्हारे साथ बुरा पेश आऊंगा। अब जल्द से बताओ, कहाँ है वो किताब? मुझे पता है आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच में मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। और ये क्या, आप किताब पूछ रहे हैं? और सीधे तरीके से कहना कि आपने मुझे रास्ते में कहीं देखा था, आपको मुझसे मोहब्बत हो गई, इसलिए आप मुझे अगवा करके यहाँ से लेकर आ गए और अब आप मुझसे निकाह करना चाहते हैं। और अगर मैं निकाह करूंगी लेकिन मारने की धमकी देंगे, लेकिन आप बेफिक्र हैं, मैं इनकार करती रहूंगी। शक्ल सूरत के हिसाब से आप हैंडसम हैं और इसलिए मुझे निकाह से कोई भी एतराज नहीं था। एमन मजे से अपनी टांगे भी कुर्सी पर रखे ऊपर रखकर सुकून से बैठ गई थी, जैसे उसे किसी चीज की भी परवाह ना हो। लेकिन उसकी ये बातें सामने वाले के शख्स का दिमाग घुमा देती थी। वो बुरी तरह से नजरें घुमा गई थी। लड़की, लगता है तुम्हें इस तरह से नहीं मानोगी। कह रो और वो कैसे माने? मान तो गई है, कह तो रही है कि मुझे कोई इतराज नहीं। अब बता, और कैसे हाँ की जाती है? तुम्हारी बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। आदित्य ने ये कहते हुए
बड़ी प्यास से टेप हटाकर सबसे पहले उसके मुंह से टेप पकाई और अब रस्सी उसके हाथ पांव बांधने लगा था। और वो पूरी रात इस अंधेरे कमरे में रहना, यहाँ की सांप बिच्छू उसकी चीजें भी मौजूद थी। अगर कोई चीज उस तक पहुंच गया फिर उसकी किताब उस पर कोई ड्रामा साबित करके उसे जेल में डाल देंगे। आदिल की बात सुनकर तो जैसे मामूल पर आ गया था और हेमंत के भी होश उड़ गए थे और मुसलसल नाम में सर हिला रही थी। लेकिन सामने मौजूद शख्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने हेमंत के हाथ पांव कुर्सी से बांध दिए थे और कमरे की लाइट बंद करके कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि दरवाजे का बुरुज से जाते हुए बाहर से बंद कर दिया था। कमरे में इस कदर अंधेरा देख वाकई में हेमंत को घबराहट होने लगती। या अल्लाह, मुझे तो लग रहा है नॉवल की हीरो की तरह मेरा हीरो भी मुझे मिल गया है, लेकिन वो तो मुझे यहाँ बंद करके चला गया। अगर वाकई में वो हीरो की बजाय विलन निकला तो फिर क्या होगा? तो क्या इसका मतलब सारा ठीक कहती थी? लेकिन नहीं, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि कहानी का विलन नहीं बल्कि हीरो है। साहिब, मैंने हर जगह पता कर लिया, लेकिन उस लड़की को कुछ पता नहीं। वो अपार्टमेंट में अपनी सहेली के साथ रहती थी। उसकी सहेली का कहना है कि वो कल से लापता है। सलीम सर झुकाए खड़ा था, जबकि सामने खड़ा शख्स उसकी बात सुनकर कमरे की हर चीज तहस नहस कर चुका था। और तुम मेरे सामने खड़े होकर इतनी सुकून से ये बात मुझे बता रहे हो? कहाँ गई वो लड़की? ढूंढो उसे, जहां भी है ढूंढ कर मेरे सामने ला। ऐसे कैसे वो गायब हो सकती है? अगर वो हमारे दुश्मनों के हाथ लगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि कोई उससे ढूंढे, उसे ढूंढकर अपने सारे बंदों को इस काम पर लगा दो। मुझे शाम तक वो किताब चाहिए, और उसके बाद उस लड़की के साथ क्या करना है ये तुम अच्छे तरीके से जानते हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उस लड़की को मार कर कहीं फेंक देना, उसको जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। साहिब, आपके कहने से पहले मैंने सारे आदमियों को इस काम पर लगा दिया है। सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। आप फिक्र मत करें, वो जल्दी ही मिल जाएगी। क्या मतलब है इस बात का कि वो जल्दी मिल जाएगी? जल्द नहीं, शाम। वो लड़की हर हाल में मुझे शाम तक चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ सलीम, तो तुम्हारे बेटम को खत्म करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और अपनी बात कहकर वहां से जा चुका था, जबकि सलीम अभी तक उसके खौफ से और उसकी दहशत से कांप रहा था। ये लड़की तो मेरे लिए इम्तिहान बन गई है। क्या करूं? इससे सच तो पता लगवाओ। अगर इसकी जगह कोई लड़का होता तब तक मैं सारी मालूमात निकलवा चुका होता। एक तो लड़की है और ऊपर से शक्ल भी इस कदर मसूल कि चाहकर भी मैं इस पर सख्ती नहीं कर पा रहा। आदिल एमन को रस्सी से बांध तो आया था, लेकिन तब से वो बाहर आकर इधर से उधर चक्कर काट रहा था। एमन का मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। जब वो मजीद खुद पर काबू न रख पाया तो उसने उसके कमरे की जानिब कदम बढ़ाए ताकर जाकर देख सके कि वो ठीक तो है। मैंने कहा था ना कि आप हीरो हैं, इसलिए वापस आए हैं मुझे देखने। क्या आपको वाकई में मुझसे मोहब्बत हो गई है और अब आप मुझे हमेशा अपने साथ रखेंगे? आदिल ने कमरे में आते ही सबसे पहले एमन के मुंह से टेप हटाई और उसके हाथ पांव रस्सियों से आजाद कर रहा था, क्योंकि एमन ने तो दोबारा से नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया था। एमन की बात सुनकर एक लम्हे के लिए आदिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन वो छुपा गया। देखो लड़की, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि खामोशी से बैठे रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हें बांध रहा हूँ। अब अगर तुम मजीद इसी तरह बोलती रही तो तुमने इसी कमरे में मैं छोड़कर तुम्हें सोना चाहूंगा। तो आप मेरी बात का जवाब दे दें और बात मैं नहीं बोलूंगी। देखे, अगर आपको मुझसे मोहब्बत हो ही गई है तो मान ले, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मुझे मोहब्बत पर यकीन नहीं है और ना ही मैं इस किस्म के फजूल कामों में पड़ता हूँ। जो इंसान ये कहता है ना कि उससे मोहब्बत पर उस पर यकीन करे, उसे सबसे ज्यादा शिद्दत वाली मोहब्बत होती है। और देखना, आपको भी ऐसी ही मोहब्बत होगी। फिर मैं आपसे पूछूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आई बात समझ में? और तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? तुम्हें क्या लग रहा है मैं किसी फिल्म का हीरो हूँ और तुम्हारी ये बेतुकी बातें सुनकर मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम जानती हो मैं शहर का सबसे बड़ा दहशतगर्द हूँ। आसपास के लोग मेरा नाम सुनकर कांपने लगते हैं। मैं किसी भी की भी जान लेने पे एक लम्हा नहीं लगाता। किसी की भी जान लेना मेरे लिए बच्चों का खेल है और मुझ जैसे बेरहम इंसान को कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। आदिल एमन का हाथ रस्सियों से आजाद कर चुका था, जबकि उसके हाथों और पैरों पर सुर्ख रंग के निशान बन गए थे। वो वाकई में ही जालिम था,
लेकिन उस लड़की पर उसे क्यों रहम आया, ये बात उसे समझ नहीं आई थी। एमन तो उसकी बात सुनकर ही थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई थी। आदिल को लगा शायद उसकी बातों से डर गई है। आदिल भी मजीद कुछ बोले उसका हाथ पकड़े उसे अपने साथ ले गया था, जबकि एमन भी नहीं जानती थी कि वो इसे अपने साथ कहाँ लेकर जाने वाला है। आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? ये घर कितना प्यारा है, किसका है? आदिल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से उसे अंदर लाते बाहर का दरवाजा लॉक कर दिया। इस फ्लैट में 2 कमरे हैं, राइट साइड वाला कमरा मेरा और दूसरे कमरे में जाकर तुम रह सकते हो। किचन में खाने का सामान भी मौजूद है। आदिल से ये कहकर वो जाने लगा, जब दोबारा से पलटकर उसे देखने लगा। इस घर में खामोशी से रहना, अगर तुमने कोई भी होशियारी की, ये चालाकी करने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। अजीब इंसान है, एक तो मुझे बिना कोई बात बताए यहाँ ले आया है और ऊपर से कैसे मुझ पर रोप चाड़ रहा है। लेकिन हर मुझे क्या, इतना अच्छा घर है तो मैं तो सुकून से अपनी मर्जी से रहूंगी। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, इतनी भूख लगी है। इस खड़ूस इंसान ने तो खाना भी नहीं पूछा, आते ही हुक्म चला रहा है। अपने कमरे में चला गया। इमन साथ साथ आदिल को बातें सुना रही थी, जो कि सुन ही नहीं रहा था, और उसके साथ ही किचन में आते ही बेली खाना ढूंढने लगी। शुक्र था कि फ्रिज में खाना मौजूद था। खाना गर्म करके हॉल में आते इमन ने खाने की प्लेट अपने सामने रखी थी और सामने लगी एलईडी ऑन करके बैठ गई। ये शोर किस चीज का है, इतनी तेज आवाज? आदिल जो थकावट की वजह से अभी थोड़ी देर पहले ही सोया था, शोर की आवाज से उसकी आंख खुल गई और वो उठकर बैठ गया। आवाज तो बाहर से आ रही है। वो जल्दी से बाहर बेड से उठकर बाहर आया और सामने का मंजर देख हैदत और गुस्से से उसका दिमाग घूम गया कि सामने एमन एलईडी पर ऊंची आवाज में गाने लगाकर सुनने में मसरूफ थी और साथ साथ खाना भी खा रही थी। अरे ये क्या किया आपने, टीवी क्यों बंद कर दिया? एमन तो मुंह खोले अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जिसने आते ही टीवी का रिमोट उठाते फौरन ही से बंद कर दिया था। लड़की, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस घर में खामोशी से रहना, लेकिन शायद तुम्हें मेरी समझ नहीं आई, तो खामोशी से तुम रह गई। मैं कौन सा बोल रही हूँ? पहली बात तो ये कि मेरा नाम एमन है, लड़की नहीं। और दूसरी बात, एक तो आपने जबरदस्ती मुझे यहाँ पर रखा हुआ है और ऊपर से मुझे अपनी मर्जी से रहने भी नहीं देते। तुम यहाँ कुछ छुट्टियां मनाने नहीं आई जो अपनी मर्जी से हर चीज करती फिरो। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें अगवा किया है। ये मेरा एहसान है कि मैंने तुम्हें इस घर में घूमने फिरने की इजाजत दी है। अब अगर तुमने मजीद कोई ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूंगा, फिर दिन रात उसी कमरे में बैठे रहना। आदिल कहकर किचन में पानी पीने चला गया। जो कमरे की हालत देखकर उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। लड़का होने के बावजूद भी किचन की ऐसी हालत तो कभी उसने नहीं देखी थी, जिस हालत में वो लड़की बना गई थी। उसने तो सुना था कि लड़कियां बहुत ही सफाई पसंद होती है और घर को बहुत साफ सुथरा रखती है, लेकिन ये लड़की तो अजीब ही नमूना थी, जो कि उसके पल्ले बढ़ गई थी। वो गुस्से से वापस आया और वापस आते उसने एमन को बाजू से पकड़कर खड़ा किया और अपने साथ खींचता हुआ किचन में ले आए। ये सब क्या है? क्यों आपको नहीं पता ये किचन है और क्या है? अभी के अभी ये सब साफ करो। तुम्हारे पास 5 मिनट है। 5 मिनट में मुझे मेरा किचन पहले की तरह साफ चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एमन तो बस उसे मुस्कुराकर दिख रही थी। आदिल को हैरत हुई उसकी मुस्कुराहट देखकर। ये लड़की वाकई में पागल थी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या? मैंने कहा कि अभी के अभी ये सब कुछ साफ करो। मुझे नींद आ रही है, आप खुद कर लेना प्लीज। अच्छा, इस वक्त नींद नहीं आ रही थी जब ऊंची आवाज में बैठकर टीवी देख रही थी? और मैं क्यों करने लगा साफ? ये सब तुमने ही गंद फैलाया है, तो साफ भी तुम ही करोगी। मुझे नींद आ रही है ना, सच्ची में बहुत ज्यादा। आप खुद कर ले प्लीज। आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। सुबह से इतना कुछ किया और ये देखे मेरे हाथ पर निशान अभी तक दर्द हो रहा है। आपको चाहिए था मेरे हाथ पर दबा लगाकर मुझे खुद खाना खिलाते और फिर कहते कि जाओ जाकर सो जाओ, लेकिन आपने पूछा भी नहीं, एक बार ना ही खाने का पूछा और आप मुझसे काम करवा रहे हैं। एवन ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, जबकि आदिल तो उसकी बात सुनकर ही हैरान हो गया था। और मैं ये सब क्यों करता? क्योंकि आप मेरी कहानी के हीरो हैं और मैंने पढ़ा कि हर कहानी में हीरो ऐसी ही लड़की को फिक्र करता है
और उसका ख्याल रखता है। पहली बात तो ये कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बल्कि एक दहशतगर्द हूँ। और दूसरी बात, तुम मेरी महबूबा नहीं हो जिसके मैं नखरे उठाऊंगा, बल्कि मेरी कैदी हूँ। आई समझ? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब बन जाए ना हीरो। वैसे भी शक्ल तो आपकी इतनी प्यारी है, इतने हैंडसम है, बिल्कुल हीरो ही लगता है। इमन ने अपना हाथ आदिल के चेहरे पर रखकर उसे देखते हुए कहा। आदिल तो उसकी ये हरकत देखकर ही हैरान रह गया था। आदिल ने भी उसे लम्बी जाने क्या सोचकर इमन को बाजू से खींचकर अपने करीब किया। हीरो तो फिर रोमांटिक होते हैं, क्या ख्याल है, बन जाऊं तुम्हारा हीरो? इमन की जुबान को अब जाकर ब्रेक लगी थी। उसने जल्दी से अपना हाथ आदिल के हाथ से हटाया और भागते हुए कमरे में जाकर छुप गई और दरवाजा बंद कर लिया। जबकि आदिल उसकी हरकत पर दिल खोलकर मुस्कुराया था। उसने खुद ही उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त हल्की रखी थी, जब भी वो इतनी आसानी से अपना हाथ छुड़ाकर भाग गई थी। पागल लड़की, अब अपना ये हीरो नामा दोबारा मेरे सामने तो कभी नहीं खोलेगी। वो भी खामोशी से अपने कमरे की जानिब चला गया था, क्योंकि पिछले 2 दिन से वो काफी थका हुआ था। कुछ बना? कुछ पता चला? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। आदिल, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम जानते हो राफिया, और उसके आदमी हर जगह इस लड़की को ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि वो यहाँ तक पहुंचे, किसी तरह उस लड़की से वो कोड पूछो, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम उस लड़की को अपने साथ ले आए, क्योंकि जब तक वो कोड हमारे हाथ नहीं लगता, ये लड़की वो हमारे लिए बहुत अहम है। जानता हूँ, और बहुत जल्द मैं ये कोड भी हासिल करूंगा, और उसके बाद मेरे दुश्मनों को उसके इंजाम से कोई नहीं बचा सकता। मैं उनका वो हाल करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। आदिल की आंखों में इस वक्त जिस कदर दहशत और गुस्सा था, अगर ये एमन देख लेती तो कभी भी उसके सामने एक लफ्ज बोलने की हिम्मत न करती। मुझे तुमसे यही उम्मीद है आदिल, कि तुम बहुत जल्द अपनी मंजिल को पालोगे। लेकिन अब हम मजीद देर नहीं कर सकते। किसी भी तरह से उस लड़की से उस कोड के बारे में मालूम कर लेते, क्योंकि दुश्मन हमारे सर पर पहुंच चुका है। अगर किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। इससे पहले कि वो हम पर वार करे और हमें कोई नुकसान पहुंचाए, हमें उसका नामो निशान मिटाना है। ऐसा ही होगा। ये हीरो कहाँ चला गया? कि मुझे इस घर में छूट कर कहीं चला तो नहीं गया? अगर वो वापस ना आया तो फिर मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, मुझे कितनी बेवकूफ हूं मैं। जिसका अपना बड़ा घर है, वो अपना घर छोड़कर कैसे जा सकता है? अरे वाह, पूरी घर की तो बहुत अच्छे तरीके से सफाई की हुई है। सेंध भी साफ कर दिया, किचन भी। कितना सफाई पसंद इंसान है। अच्छी बात है। मुझे तो वैसे में ये सारा कमरा काम करना नहीं आते। मुझे तो भूख भी बहुत लगी है, अब क्या करूं? ये हीरो भी पता नहीं कहाँ चला गया है। अचानक ही दरवाजा खुलने की आवाज आई। इमन जल्दी से किचन से बाहर आई और सामने ही आदिल खड़ा था। शुक्र है आओगे, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मैं कौन सा खाना खाना हूँ जो मुझे इंतजार कर रही थी? किचन में हर चीज मौजूद है, भूख लगी है तो कुछ खा लेती। आदिल एक तरफ से गुजरता आगे बढ़ चुका था। इमन जो उसके पीछे पीछे लड़ रही थी। वो मुझे कुछ बनाना नहीं आता ना, वहां पर जारा मेरे लिए खाना बनाती थी, इसलिए मैं आपका इंतजार कर रही थी। एक मिनट, तुम इसलिए मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं आकर तुम्हें नाश्ता बना कर दूंगा? जी बिल्कुल, आप जल्दी से कुछ बना देना, बहुत भूख लगी है। लड़की, तुम पागल वागल तो नहीं होगी? अब कल ही को मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया था कि तुम यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने नहीं आई हो, और मैं कोई तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ। जो भी खाना हो खुद बनाओ और खाओ। आदिल सामने सोफे पर आराम से बैठ गया था, क्योंकि ईमन तो उसका जवाब सुनकर ही सर झुकाकर वहीं खड़ी थी। एक मिनट पहले यहाँ आओ, मेरे पास। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। ईमन खामोशी से चलते उसके साथ ही सोफे पर आकर बैठ गई थी। देखो तो, मैंने जो कुछ तुमसे पूछूंगा, मुझे सच सच बताना। अगर तुम मुझे सच बताओगी तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। क्या मतलब, आप मुझे वापस मेरे घर छोड़ाएंगे? आप मुझे हमेशा अपने साथ नहीं रखेंगे क्या? आप मुझसे प्यार नहीं करते? ईमन को तो उसके वापस छोड़ जाने की बात पर ही गहरा सदमा लगा था। आदिल भी हैरान था कि वो लड़की अजीब थी जो उसके साथ रहना चाहती थी, वरना उसकी जगह कोई और लड़की होती तो घर वापस जाने के नाम पर खुशी से पागल हो जाती। पहले मेरी बातों का सच सच जवाब दो, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। जी पूछे। तुमने जो सलीम नामी आदमी की दुकान से किताबें खरीदी थी, उन किताबों में किसी किताब में कोई ऐसा कोड लिखा हुआ था? वो कोड वाली किताब कहाँ है?
मुझे बस ये जानना है। कोड वाली किताब? हाँ, मुझे याद आया। मैं वहां से बहुत सारी किताबें खरीद के लाई थी। पढ़ने के लिए मुझे नॉवल पढ़ने का बहुत शौक है ना, इसीलिए। लेकिन उनमें से एक किताब ऐसी थी जो बिल्कुल खाली थी, लेकिन उसके दरमियान में कोड लिखा हुआ था। हाँ, वही किताब। कहाँ है वो? वो तो मैंने अपनी पुरानी किताबों के साथ अपने कमरे बने छोटे से स्टोर रूम में रखती थी, क्योंकि वो मेरे किसी काम की नहीं थी। अच्छा किया। वो कोड तुम्हें याद है? मैंने पढ़ा तो था, लेकिन अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। एमन, याद करने की कोशिश करो। तुमने पढ़ा था, तुम्हें याद आ जाएगा। एमन हैरत से आदिल को देखने लगी, जिसने पहली मर्तबा उसका नाम लिया था। वो इस कोड को जानने के लिए कितना बेचैन था। आखिर ऐसा भी क्या था उस वक्त? लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, वो किताब तुमने संभाल के रखी है ना? अगर हम वहां जाएं कि तुम मुझे वो किताब दे सकती हो? हाँ, मैं आपको दे दूंगी। वैसे भी वो मेरे किसी काम की नहीं है। अब कामयाबी बस हमसे थोड़ा ही दूर है। आदिल की आंखों में एक चमक थी, जबकि एमन को उसकी बात समझ रही है। इससे पहले कि वो आदिल से मजीद कुछ पूछती, बाहर के दरवाजे पर अजीब किस्म की आवाजें आने लगी, जैसे कोई लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और फिर अचानक ही घर की बड़ी सी खिड़की, जो कि बाहर से खुलती थी, एकदम से टूटने की आवाज आई और कोई शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ, जिसके चेहरे पर निकाब था और हाथ में गन थी और एक बड़ा सा चाकू था। आदिल ने फौरन एमन का हाथ पकड़कर अपने पीछे किया था, और उसके पीछे ही दो आदमी और घुस आए थे और घर में अजीब सी खुलबली सी मच गई थी। आदिल और तीनों आदमियों से अकेला मुकाबला कर रहा था। एमन, तुम मेरे कमरे में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, जल्दी जाओ। ये सब कुछ देखकर तो एमन के वाकई में होश उड़ गए थे और उसे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले कि वो कमरे की तारीफ जाती, उन तीनों आदमियों में से एक आदमी उसकी जाने पड़ा था। लेकिन आदिल और उन तीनों आदमियों का चकमा देखकर एमन का हाथ पकड़कर अपने कमरे में बंद हो गया था। उसने जल्दी से अपनी अलमारी खोलकर उसमें से एक बैग निकाला और कमरे के फर्श पर से कारपेट हिलाकर नीचे की तरफ से एक दरवाजा खोला। एमन का हाथ पकड़कर जल्दी से कमरे से बाहर निकला। साथ ही गाड़ी मौजूद थी। वो एमन को लेकर उस गाड़ी में जाकर बैठ गया और वो वहां से निकलते चले गए। आपको मेरी वजह से चोट लगी है, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ अपने कमरे में और ये मुझे दे जाओ, मैं खुद कर लूंगा। खुद कैसे करेंगे? मैं कर रही हूँ ना, खामोशी से बैठे हैं। एमन आदिल के जख्मों को साफ कर रही थी, जबकि उसके चेहरे पर अपने लिए फिक्र और परेशानी देख आदिल को अजीब सी उलझन हुई थी। शायद वो एमन को खुद से दूर रखना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी जिंदगी कितनी कसकदर खतरनाक है। कौन थे वो लोग और ऐसे कैसे आपके घर में घुस गए? आप मुझे सच सच बताएं, आप कौन है और ये कोड किस चीज का है? एमन, इन सब चीजों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इन सब से दूर रहो, जितना हो सके, मुझसे भी। अब जाओ यहाँ से। मेरा ही तो ताल्लुक है इन सारी चीजों से। वो लोग मुझे मारना चाहते थे, क्योंकि मैं कोड जान गई हूँ। और आपने भी तो मुझे इसलिए हुआ किया था, क्योंकि आपको भी कोड जानना था और मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। तो फिर आपने मेरी जान क्यों बचाई? आपको तो आपकी मालूमात मिल गई थी ना, तो फिर आप मुझे वहां उन लोगों के हवाले कर देते, मुझे मरने देते। मेरे लिए उनसे लड़ने की क्या जरूरत थी? देखो लड़की, तुम्हारे लिए किसी भी किस्म से लड़ना मेरा दुश्मन थे। मेरे लिए घर में गुस्सा थे। मुझसे झूठ मत बोले। मैं जानती हूँ आपके लिए वहां से निकलना कोई मुश्किल बात नहीं थी। आप बहुत आसानी से वहां से निकल सकते थे, लेकिन सिर्फ मुझे बचाने के लिए आपने उनसे लड़ाई की। और आपको इतनी चोट लगी, क्यों बचाया आपने मुझे? क्योंकि ये मेरा फर्ज है, दूसरों की जान बचाना, और मैं कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। सिर्फ फर्ज आपने मेरी जिंदगी इसलिए बचाई क्योंकि दूसरों की जान बचाना आपका फर्ज है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है क्या? मेरी जान आपके लिए कीमती नहीं है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो फिर ठीक है, आपने मेरी जान बचाकर अपना फर्ज अदा किया और मैंने भी आपको सच बताकर कर दिया। अब मैं यहाँ से जा रही, क्योंकि मैं अब आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। इमन उठकर जाने लगी। जब आदिल ने खड़े होते उसे सख्ती से उसका बाजू पकड़कर उसका चेहरा अपनी जानिब किया। इतनी आसानी से तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो जब तक मेरा काम मुकम्मल नहीं हो जाता। वो किताब मेज पर नहीं आ जाती थी,
तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, और इस बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदिल के हाथ छोड़ते ही एमन अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे तो लगा था कि उसके हीरो को इससे मोहब्बत हो गई है, इसलिए उसने उसकी जान बचाई है, लेकिन वो तो सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा था। और राफिया एक बार बहुत बड़ा दहशतगर्द था, और ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी। कुछ साल पहले हम एक दूसरे से अच्छी काफी दोस्ती थी हमारी, और हम दोनों एक दूसरे के साथ फोर्स ज्वाइन की थी। हम लोग खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे, लेकिन फिर एक मिशन के दौरान राफिया से कोई गलती हो गई, जिसकी वजह से उसे एजेंसी से बाहर निकाल दिया गया, जबकि मैंने मिशन बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल किया। राफिया को लगता था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने खुद सारा क्रेडिट लेने के लिए उससे बड़ा बुरा साबित किया, जबकि ये उसकी अपनी गलती थी, और उसके बाद से मेरा और इस मुल्क का दुश्मन बन गया, गलत कामों में मुलविस हो गया, और इसी तरह से एक बहुत बड़ा दहशतगर्द बन गया। उसको पकड़ने के लिए पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, बल्कि एक इंटेलिजेंस का आदमी हूँ, और मेरा काम इसी तरह से दुश्मन को पकड़ना होता है। वो लोग अपना काम बहुत खुफिया तरीके से करते हैं। अपने काम के लिए वो खास किस्म के कोड इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई भी उन तक ना पहुंच सके, और वो कोड एक दूसरे को पहुंचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढा है कि कोई भी उन तक पहुंच ना पाए। और इसमें उन्होंने सलीम नामी आदमी को शामिल किया, जिसकी किताबें एक छोटी सी दुकान से कोड किताब में लिखकर दूसरों को दिया जाता है। सलीम उनके साथ मिला हुआ था, इसलिए जब भी उनका आदमी आता था तो खास किताब उनके हवाले कर देता था। इसी तरह इनको शक भी नहीं गुजरता था। लेकिन फिर उस दिन सलीम के बेटे ने गलती से वो किताब बहुत सारी किताबों के साथ ले बेची, और वहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया। वो लोग पहले दिन से तुम्हारे पीछे थे, लेकिन उनके पीछे से पहले ही तुमने पहुंच गया और तुम्हें अपने पास ले आए। मैं सिर्फ वो कोड हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अगवा किया। अगर वो कोड मुझे मिल जाता तो राफिया और उसकी गैंग के सब लोग एक लम्हे में तबाह हो जाते। आदिल ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी एमन को बताती थी, जबकि एमन खामोशी से उसकी ये सारी बातें सुन रही थी। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वो किताब आपको ढूंढ कर देनी होगी। मगर आप जब कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द अपना काम खत्म करें, ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। आदिल को आज उस लड़की की बातें सुनकर हैरत हुई थी, वो जो हमेशा आदिल की हर बात का उल्टा जवाब देती थी। लेकिन आज कैसे वो हर बात का ठीक ठीक जवाब दे रही थी। लेकिन उसकी आखिरी बात पर आदिल के दिल को खुश हुआ, लेकिन वो खामोश रहा, क्योंकि इस वक्त उसका काम उसके लिए सबसे ज्यादा अहम था। उसे बस अपना मिशन मुकम्मल करना था, बाकी सारी बातें बात की थी। मैंने यहीं पर वो किताब रखी थी, लेकिन यहाँ तो सारा सामान आगे पीछे है। लगता है मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में कोई आया है। कमरे की हालत देखकर अंदाजा हो रहा है कि किसी ने यहाँ की तलाशी ली है। यकीनन ये इन्हीं लोगों का काम है। वो यकीनन उस किताब को ढूंढने के लिए यहाँ आए होंगे। अगर वो किताब उनके साथ लग गई हो तो फिर क्या होगा? आदिल, हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अरसल को अब सही मायनों में फिक्र होने लगी थी। तुम फिक्र मत करो, जीत हमारी होगी। वो दोनों एमन के साथ मिलकर उस किताब को ढूंढ रहे थे, जब अचानक से बाहर से फायरिंग की आवाज आने लगी। वही हुआ जिसका डर था। वो लोग हमारे इंतजार में बैठे थे कि जैसे ही हम यहाँ आए तो हमारा किस्सा तमाम कर दे। इसलिए आदिल, मैंने तुमसे कहा था कि हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मेरे पास मजीद इंतजार का वक्त नहीं है। फायरिंग की आवाज तेजी से करीब आती जा रही थी, जबकि एमन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो किताब मिल ही नहीं रही थी। आदिल, छोड़ो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरसल ने फिलहाल यहाँ से जाना बेहतर समझा था, लेकिन अब आदिल अपना काम मुकम्मल किए बगैर यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। तुम जानते हो अरसल, मैं अपना काम अधूरा छोड़कर नहीं जाता। अगर आज हम लोग यहाँ से डर के भाग गए तो हम ये मिशन हार जाएंगे। और तुम जानते हो कि मैं तो मर तो सकता हूँ, लेकिन हार नहीं सकता। अब जल्दी करो। वो तीनों इस वक्त किताब ढूंढ रहे थे, जब अचानक उन्हें एमन की आवाज सुनाई दी। मिल गई कि ये किताब, वो मिल गई मुझे। आदिल ने जल्दी से वो किताब उसके हाथ से ली और उसे खोल कर देखा तो वो कोड उसे मिल गया था, जबकि लोग भी उस घर में दाखिल हो चुके थे। अरसल, तुम ये किताब पकड़ो और फौरन यहाँ से निकलो। मैं एमन को लेकर आता हूँ।
नहीं, आप लोगों को आपकी किताब मिल गई है, आप लोग आगे चले, मेरी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। अपनी बकवास बंद रखो, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैंने मुझे मुझे करना है और क्या नहीं करना। एमन की बात सुनकर तो आदिल को गुस्सा आ गया था। अरसल, तुम फौरन यहाँ से निकलो। अरसल के जाते ही आदिल ने अपनी गन निकाल ली थी, जबकि कुछ आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आ गए थे। आने वाले हर शख्स को अंदर आने से पहले ही दरवाजे में ही गोलियों से भून रहा था। एमन को उसके अपने पीछे किया हुआ था। वो अम्मी बाबा की तस्वीर। अचानक ही एमन की नजर अपने अम्मी और बाबा की तस्वीर पर पड़ी, जो सामने टेबल पर पड़ी हुई थी और नीचे गिरने वाली थी। एमन जल्दी से आदिल के पीछे से निकलकर उसकी तरफ पड़ी। एमन रुको! इससे पहले कि आदिल उसकी जानिब जाता, बाहर से आने वाले शख्स से सीधा एमन पर गोली चलाई थी और अगले ही लम्हे आदिल के सामने वो लड़की नीचे गिरी थी। उसकी अम्मी अब्बू की तस्वीर उसके हाथ पे थी और उसका सफेद फ्रॉक एक लम्हे में सुर्ख हो गया था। आदिल को ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसके सीने से उसका दिल निकाल लिया हो और वो वही खड़ा बेयकीनी से उसे देख रहा था। 4 दिन गुजर गए थे। राफिया उसकी गैंग के सारे लोग पकड़े गए थे। उसका सारा सिस्टम तबाह हो गया था। आदिल और अरसल दोनों अपने मिशन में कामयाब हुए और उनके लिए बेहद खुशी का बायस था। लेकिन आदिल का चेहरा अभी भी परेशान हॉस्पिटल के इस कमरे में बैठा हुआ था। अपने सामने मौजूद लड़की को देख रहा था, जो हर वक्त बोलती रहती थी लेकिन आज कैसे खामोश थी और लेटी हुई थी। आदिल ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसके करीब बैठकर गौर से उसे देख रहा था। बहुत मोहब्बत थी और ये बात सच थी कि आदिल पहली मर्तबा उसे देखकर अपना दिल हार गया था। लेकिन उसने अभी इस बात को तस्लीम नहीं किया था, क्योंकि वो अपने मिशन में किसी किस्म की रुकावट नहीं चाहता था। अम्मी अब्बा एमन होश में आते ही अपने अम्मी अब्बा को पुकारने लगी थी। एमन, आंखें खोलो, देखो मैं भी यहाँ हूँ तुम्हारे पास। आदिल उसे होश में आता देख अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर झुककर अपनी आंखें खोलने की उसकी कोशिश कर रहा था। हीरो, आप आ गए, आपने सच में मुझे बचा लिया, आप वाकई में मेरे हीरो है ना। एमन ने अपनी आंखें खोली थी और सामने ही आदिल को देखकर वो मुस्कुराते हुए फिर से अपना हीरो से कहने लगे, हाँ मैं तुम्हारी कहानी का ही हीरो हूँ। देखो, हीरो ने अपनी जान को कुछ नहीं होने दिया। आदिल ने मुस्कुराकर उसे देखा था। आपका काम मुकम्मल हो गया और लोग पकड़े गए। हाँ, सब लोग ठीक है, वो सब लोग पकड़े गए हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम ठीक हो, कि दर्द तो नहीं है। आदिल ने उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था, इसलिए उसे बस एमन की फिक्र थी, क्योंकि उसे गोली लगी थी। आपने तो कहा था कि जब आपका काम हो जाएगा तो आप मुझे मेरे घर वापस छोड़ाएंगे। हाँ, कहा तो था। तुम ठीक हो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। क्या वाकई मुझे वापस छोड़ाएंगे? एमन को भी हैरत हुई थी। क्यों, तुम्हें क्या लगा, इस बात पर तुम्हें कोई शक है? नहीं। एमन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आदिल उसकी हरकत पर मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि उससे कितना सुनना चाहते हैं, लेकिन अभी शायद वो दिल अपनी मोहब्बत का खुमार लेकर आया था। उसके लिए उसे किसी खास लम्हे का इंतजार था। तुम जानती हो, जब मैंने पहली मर्तबा तुम्हें देखा था तो मुझे एहसास हुआ था कि मेरे पास एक दिल है, जिसकी धड़कन को मैंने बहुत साल पहले महसूस करना छोड़ दिया था, जब मैंने अपनों को खो दिया और मैंने खुद अपने जज्बे को खत्म कर दिया और बस एक ही जगह चीज को अपना मकसद बना लिया, और वो था दुश्मनों को उसके इंजाम तक पहुंचाना। लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो एक मर्तबा फिर से मेरे दिल में एहसास जागने लगे, लेकिन मैंने अपने मिशन में किसी किस्म की बहस की रुकावट नहीं की थी। इसीलिए मैं तुमसे दूर रहता था और ना ही मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। तुम्हें पता है अमन, तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी बेरंग थी। तुमने मेरी जिंदगी में आकर रंग भर दिए। तुम्हारी शरारतों ने, तुम्हारी मुस्कुराहटें, तुम्हारी बातों ने मुझे जीना सिखा दिया। और आज मैं तुमसे इस बात का इतराफ करता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, बेहद, बेइंतहा। कभी तुम्हें होने का तसव्वुर भी नहीं मैं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी का वो खास हिस्सा हो जिसके बगैर मैं अधूरा हूँ। वो दोनों इस वक्त समंदर के किनारे बैठे आती जाती लहरों को देख रहे थे। शाम के बाद अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था और आदिल एमन का हाथ पकड़ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, तब भी आपका पहली बार देखा था। मुझे आपको कोई गलत नजरिए से नहीं देखा था। मैंने आपकी आंखों में अपने लिए इज्जत देखी थी
इसलिए मुझे अच्छी से लगने लगे थे आप। हाँ, और तुम मुझे पहले दिन से ही मुझे अच्छा बना दिया था। ये कहते ही आदिल ने हंसने लगा था। हाँ तो क्या, आप मेरी हीरो नहीं है क्या? जी बिल्कुल हूँ, और हमेशा रहूंगा। और अगर आप दोबारा से आपने मुझे अगवा कर लिया तो फिर? नहीं, इस बार तुम मुझे कर लेना। एमन ने अपना सर उसके सीने पर रख लिया। आदिल ने भी उसे अपने हिसार में कैद कर लिया और दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे। हॉस्पिटल से आदिल एमन को अपने घर लाया था। वहां आते ही आदिल ने एमन से निकाह किया। आदिल ने अपनी ये जॉब छोड़ दी थी और अपने बाबा का बिजनेस संभाल लिया था। उसने एमन के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। उसमें ना उसकी कोई दुश्मन था और ना ही कोई बुराई, बल्कि वो दोनों थे और उनकी छोटी सी दुनिया थी।